हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये टॉपिक है तो काफी आसान, लेकिन मोस्टली बच्चों को दिक्कत आती है कि सर ये टॉपिक लगाया कहाँ जाएगा और मुझे कैसे पता चलेगा कि इंटीग्रेशन करना है जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को समझाने से पहले आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर कर देता हूं कि जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन किसी पर्टिकुलर जगह पर लगाया जाता है और वो चैप्टर इंटीग्रेशन चल रहा हो, सीक्वेंशियल सीरीज चल रहा हो, कोई सा भी चल रहा हो। अब बात यही आती है कि फिर कैसे पता चलेगा कि भाई पार्शियल कहां लगाना है। तो ध्यान रखिएगा, चैप्टर आप कोई सा भी कर रहे हो, अगर किसी भी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में, जी हाँ ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर फॉर्म हो तो पार्शियल लगाया जा सकता है। जी हाँ, फैक्टर्स मतलब कुछ इस तरह से, मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये जो डिनोमिनेटर है हमें इससे मतलब है, न्यूमरेटर में क्या लिखा है नहीं लिखा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्शियल लगाने के लिए इस डिनोमिनेटर में फैक्टर होने चाहिए। फैक्टर मतलब कुछ इस तरह से, जैसे x प्लस थ्री, x माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू, इस तरह के फैक्टर फॉर्म। और बता ही दिया कि चैप्टर कोई सा भी हो सकता है, अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर्स का फॉर्म है, इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन है, तो पार्शियल लगाया जा सकता है। अब इस पार्शियल को लगाने के लिए इंटीग्रेशन में तीन फॉर्म आपको पर्टिकुलरली सीखनी है, मतलब तीन तरह से पार्शियल को लगाया जा सकता है। अब फिर से वही कंफ्यूजन, सर ये तो पहचान लिया कि पार्शियल लगेगा, लेकिन कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्म लगेगा ये कैसे पता चलेगा, तो उसकी पहचान देखते हैं। सबसे पहला पहचान, याद रखिएगा हम बात यहां पर डिनोमिनेटर की कर रहे हैं, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। लीनियर फैक्टर्स का मतलब जहां पर x की पावर 1 हो। अब वो फैक्टर किसी फॉर्म में भी हो सकता है, x प्लस टू हो सकता है, x प्लस वन हो सकता है, अकेला x भी हो सकता है। फैक्टर कुछ भी लिखा हो डिनोमिनेटर में, लेकिन उसकी जो x की पावर है वो 1 होनी चाहिए। अगर 1 है तो ये फर्स्ट टाइप है। फिर मैं आगे इस टाइप को पूरा सॉल्व करना सिखाऊंगा, पहले आपको तीनों तरीके बता देता हूं। सेकंड टाइप देखिए, इस बार होंगे तो फैक्टर्स ही, लेकिन जो फैक्टर है उस पे होल स्क्वायर या फिर होल क्यूब कुछ ऐसा लग रहा होगा। ये इसका सेकंड टाइप है कि जब पूरे ब्रैकेट पर पूरे फैक्टर में होल स्क्वायर होल क्यूब लगा हो, ये टाइप 2 है हमारा। और तीसरा, होंगे फिर से फैक्टर ही, लेकिन इस बार x की पावर में 2 होगा। जी हां, x की पावर में 2 होगा इस तरह से। अब वो -1 हो, +1 हो, -2 हो, +2, उससे मतलब नहीं है। जिस तरह से फर्स्ट टाइप में x की पावर 1 थी ना, लीनियर फैक्टर था, इस बार आपका फैक्टर क्वाड्रेटिक होगा। बस ध्यान इस चीज पर रखना है। अगर आप ये तीनों पहचान समझ पा रहे हैं तो समझ जाइए, आपको इस टॉपिक को सीखने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर समझ लेते हैं। पहली पहचान ये कि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर होंगे उसमें x की पावर 1 होगी। दूसरी पहचान कि पूरा जो फैक्टर होगा उसके ऊपर होल स्क्वायर होल क्यूब लगा होगा। तीसरा कि जो आपका x है फैक्टर के अंदर उसकी पावर 2 ही होगी, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म, पावर में 2 लगा होगा। बस ये तीन ही पहचान है ये बताने के लिए कि आपको पार्शियल लगाना है। अब मैं आपको तीनों टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करके दिखाता हूं और इसी वीडियो में पूरा इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, मैंने बोर्ड पे लिखा है। अब डिनोमिनेटर में फैक्टर्स है, तो ये बात तो डिनोट हो गई कि इसमें पार्शियल तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन चेक करो, ये जो मैंने आपको भी तीन फॉर्म्स बताए थे, तीन टाइप बताए थे, उसमें से कौन सी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो चेक करो, x की जो पावर है वो 1 है, लीनियर पावर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट फॉर्म का क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। नाउ अभी मैंने आपसे कहा था कि ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये कोई इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है, इंटीग्रेशन का मेथड नहीं है।
इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए पार्शियल का यूज किया जाता है। तो जब हम क्वेश्चन में पार्शियल लगा रहे होते हैं तो इंटीग्रेशन का सिंबल और dx नहीं यूज किया जाता, याद रखिएगा इस बात का, ठीक है। 2x माइनस 1 होल अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। पहले तो अपना क्वेश्चन कॉपी किया, बिना इंटीग्रेशन का सिंबल और dx लगाए। अब पहली फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इज इक्वल टू a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर प्लस c अपॉन तीसरा फैक्टर। मान लीजिए एक फैक्टर और होता तो प्लस d अपॉन चौथा फैक्टर। ये सिंपल सा लॉजिक है। पहली टाइप में अगर आपको पता चलता है कि आपके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं उसमें x की पावर 1 है तो a अपॉन में पहला फैक्टर रख दीजिए, b अपॉन में दूसरा फैक्टर रख दीजिए, c अपॉन में तीसरा फैक्टर रख दीजिए। एक बात और, इन फैक्टर्स को आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये इस ऑर्डर में लिखा है तो a b c के नीचे ऑर्डर भी यही होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं। पहले x 3 को लिख दो, बाद में x 2 को लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब अगला स्टेप क्या है, यहां मुझे लेना है एलसीएम। तो इसको तो सिर्फ एज इट इज कॉपी कर दो, कोई काम नहीं है इसका। तो यहां पर ये लीजिए x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अब एलसीएम अगर लेंगे तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 एलसीएम आ जाएगा। फिर भी कुछ बच्चों को डाउट हो कि सर मुझे एलसीएम लेने में बड़ी दिक्कत आती है, मुझसे इस तरह के एलसीएम नहीं लिए जाते। तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, याद रखना यही एलसीएम आएगा जो आप यहां डायरेक्ट लिख सकते हो। हमेशा पार्शियल के तीनों टाइप में ये जो लिखा है यही आपका एलसीएम होगा हमेशा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दिया x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, क्लियर। अब x माइनस 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि तीनों फैक्टर्स आ जाए, मैं सिंपल एलसीएम ले रहे। तो x माइनस 1 तो मैच ही हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये मैं बिल्कुल सिंपल एलसीएम ले रहा हूं जैसे हमने छोटी क्लासेस में सीखा है। अब इस x माइनस 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं, तीनों आ जाए। तो x माइनस 1 और x माइनस 3 और b, तो b इंटू एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस का 3 प्लस इसी तरह से x माइनस 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि तीनों आ जाए। तो पक्की बात ये दोनों करने पड़ेंगे। और c, तो c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, क्लियर है। एलसीएम लेने का वही तरीका जो हमने सीखा हुआ है, कैंसिल आउट हो जाएंगे हमेशा। अब जो बचा उसे लिखो, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। बिल्कुल आराम से एक एक स्टेप बताऊंगा। b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। अब आगे क्वेश्चन में करना क्या है, लॉजिक ये रहेगा, टाइप तीनों की बात कर रहा हूं, हमें हमेशा a b और c का वैल्यू निकालना है। उन वैल्यूज को निकालने के लिए आप LHS और RHS में x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो जो आपकी चॉइस हो, जो आपकी चॉइस हो। फ्रैक्शनल भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सर ऐसी कोई वैल्यू याद हो सकती है जिससे डायरेक्टली एबीसी का वैल्यू आ जाए, तो हाँ जवाब है इन तीनों फैक्टर्स को एक एक करके जीरो के बराबर रख दो और यहां से जो x का वैल्यू आए वही पुट करो, तो डायरेक्टली a b c तीनों आ जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना तो भाई फिर आप x की जो चाहे वैल्यू रखो, आंसर तब भी आएगा। मेरे तरीके से आंसर एक ही बारी में आ जाएगा, अगर आप तरीका वो यूज नहीं करते हो तो आंसर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले x माइनस 1 को जीरो के बराबर रखते हैं। तो x माइनस 1 को जीरो के बराबर रखा तो x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। तो चलिए x की वैल्यू 1 LHS और RHS दोनों में ही रखेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 1। तो देखिए जरा, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 इज 1। अब जरा ध्यान से देखिए, a 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 1 माइनस 3 इज माइनस 2। चेक करो, जब मैं 1 यहां पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 0, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। जब मैं यहां 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 0, पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब डायरेक्टली मेरे पास किसका वैल्यू आ जाएगा,
डायरेक्टली मेरे पास वैल्यू आ जाएगा a का। कितना आया देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 2a बराबर 1 और a का वैल्यू आया 1/2। आ गया ना सीधा आंसर। अगर डायरेक्टली इन फैक्टर्स को पुट करते हैं तो a b c का वैल्यू एक ही स्टेप में आ जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा फैक्टर 0 के बराबर करते हैं, तो x माइनस 2 को अगर 0 के बराबर करूं तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। तो चलिए पुट x इज इक्वल टू 2। तो चलिए LHS आंसर दोनों साइड को पुट करिए, 2 टू द 4 माइनस 1 3। चेक करो, जब मैं यहां पर x इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, ये पूरा 0 हो गया। चलिए b 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 3 इज माइनस 1। चेक करिए 2 माइनस 2 यहां भी 0, फिर c का वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। यहां से 3 इज इक्वल टू माइनस b और b का वैल्यू देखो डायरेक्टली फिर आ गया माइनस का 3। नाउ तीसरा फैक्टर 0 के बराबर करते हैं। अगर मैंने x माइनस 3 को 0 के बराबर किया तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। चलिए फिर से LHS और RHS में x इज इक्वल टू 3 रखेंगे। कंफर्म है a आ चुका है, b आ चुका है, c का ही नंबर है इस बार। तो 3 टू 6 माइनस 1 5, तो 5 इज इक्वल टू, चेक करिए 3 माइनस 3 पूरा 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 पूरा 0 हो जाएगा, c का वैल्यू आएगा तो 3 माइनस 1 इज 2 और 3 माइनस 2 इज 1। कितना आ गया 5 इज इक्वल टू 2c और 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू c। तो इस तरह से a b c का वैल्यू आपके पास हमेशा आ जाएगा पहली बारी में, अगर आप ये तीनों फैक्टर्स 0 रखकर x का वैल्यू निकाल लें। कोई और वैल्यू रखना चाहते हैं और वैल्यू रख लें, इतनी जल्दी आंसर नहीं आएगा। या इससे कोई और अलग मेथड यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बस याद रखिएगा आंसर जल्दी नहीं आएगा। इससे ज्यादा जल्दी आने का एबीसी का कोई और तरीका नहीं है। अगला स्टेप देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, ये जो एबीसी का वैल्यू लाए हैं उसे वापस रखिए और यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल भी लगा लीजिए, क्योंकि मेरा जो मेन काम था इंटीग्रेशन सिंबल हटाकर एबीसी निकालने का, वो तो मेरा काम पूरा हो चुका है। तो इंटीग्रेशन का सिंबल भी लग गया और dx पे लग गया, तो इस तरफ भी लग जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ a is 1/2 अपॉन x minus 1 dx प्लस b is minus 3, यहाँ डायरेक्टली माइनस लिख लेते हैं, 3 अपॉन x minus 2 dx प्लस c अपॉन, तो c का वैल्यू 5/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5/2 अपॉन x minus 3 dx। अब चेक करने वाली बात ये, यही तो पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन था जो मैं ऐसे स्प्लिट कर चुका हूं। बस अब क्या रह गया, अब तो सिर्फ इंटीग्रेशन करना रह गया। इसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में डाल के बस इंटीग्रेशन कर देता हूं। ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 3 dx। मेरे ख्याल से तीनों के फॉर्मूले डायरेक्ट होते हैं। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, बस वही मेरे ख्याल से तीनों में लग जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गया log मॉड के अंदर x माइनस 1। अगर इस x माइनस को आगे डिफरेंशिएट करूंगा, जी हाँ डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आएगा। इंटीग्रेशन में उस 1 से डिवाइड किया जाता है, लेकिन 1 से डिवाइड से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यही हो गया स्टेप। अगला यहाँ पर भी देखिए वही log ऑफ x माइनस 2, फिर से x माइनस 2 को डिफरेंशिएट करूंगा 1 ही आएगा, 1 से डिवाइड किया जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 5 अपॉन 2 log x माइनस 3, क्योंकि 1 अपॉन x का फॉर्मूला ही तो लग रहा है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है। फिर से x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन कीजिए, 1 ही आएगा, 1 से डिवाइड होगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और लास्ट में प्लस 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिसका डिनोमिनेटर फैक्टर भी फॉर्म में था, हमने पार्शियल लगाया, उसका फर्स्ट फॉर्म इसलिए तो उन फैक्टर्स में जो x की पावर है वो 1 है, और ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अब क्वेश्चन का डिनोमिनेटर चेक करो, फैक्टर है और फैक्टर में देखो x की पावर 1 है, तो ये तो कंफर्म है कि फर्स्ट फॉर्म का ही क्वेश्चन है। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो हमने इंटीग्रेशन करते समय सीखा होगा। क्या ट्विस्ट है, नियम ये कहता है कि जब आप इंटीग्रेशन करो, जो डिनोमिनेटर का डिग्री है वो न्यूमरेटर से बड़ी होनी चाहिए। जी हाँ, एक टाइप भी है हमारा इंटीग्रेशन के अंदर, डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। ना ही तो डिग्री डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से छोटा हो सकता है और ना ही बराबर हो सकता है, डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर को बड़ा ही होना पड़ेगा।
अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करूं तो x into x is x स्क्वायर, नीचे का डिनोमिनेटर का डिग्री 2 ही आएगा जबकि न्यूमरेटर का डिग्री 3 है। इसका मतलब पहले ऊपर का डिग्री छोटा किया जाएगा डिवाइड करके, उसके बाद इसमें पार्शियल लगेगा। किसी बच्चे ने बिना डिग्री छोटी किए इसमें पार्शियल लगा दिया तो याद रखिएगा आपको 0 मिल जाएगा, कंसेप्ट गलत होने की वजह से। इंटीग्रेशन किया ही तब जा सकता है जब डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, ना ही बराबर ना ही छोटी, हमेशा डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होनी चाहिए न्यूमरेटर से। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड। अब डिवाइड के लिए पहले इसे मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद x क्यूब डिवाइड होगा। चलिए देखते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करने पहले कितना आएगा, ये आएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x और प्लस का 2, मतलब x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ये आ गया आपका डिनोमिनेटर। और x क्यूब अपॉन, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, x क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। अब सिंपल जैसे लॉन्ग डिवीजन सीखा है हमने 9th में 10th में, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। चलिए, तो x स्क्वायर में कितना मल्टीप्लाई करें, x क्यूब आ जाए तो पक्की बात x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर माइनस 3x को x से करें तो माइनस 3x इंटू x इज माइनस का 3x स्क्वायर, और प्लस 2 को x से करें तो ये आ जाएगा प्लस का 2x। चलिए अब साइन चेंज करें नीचे के, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 3x स्क्वायर और ये कितना बचा 2x। x स्क्वायर में कितना मल्टीप्लाई करूं, 3x स्क्वायर आ जाए, तो ये हो गया मेरे पास प्लस का 3, तो x स्क्वायर into 3 is 3x स्क्वायर। आगे देखिए, माइनस का 3x into प्लस 3 इज माइनस का 9x, सिंपल लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं, और प्लस का 2 into 3 इज प्लस 6। ये कितना आ गया चेक करिए, ये साइन चेंज हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 7x और माइनस का 6। अब लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका होता है इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान रखिएगा सबसे पहले लिखा जाता है इसको, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन, प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर, और ये जो डिवाइडर है वो तो यही फैक्टर का फॉर्म था, इसे वापस फैक्टर का फॉर्म में लिख लेते हैं इस तरह से। चेक करें, आप चेक कर सकते हो, अगर इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो तो देखो x की पावर कितनी आएगी 2, तो नीचे की डिनोमिनेटर की डिग्री 2 हो गई, जबकि देखो ऊपर डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ये जो काम है जिससे मैंने डिग्री छोटी करनी थी वो काम करेक्ट हो गया। बस अब तो एकदम आसान है, ध्यान से देखिए, तो x dx 3 बाहर 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7x - 6 होल अपॉन x - 1 x - 2 और dx। ध्यान से देख सकते हैं इन दोनों के तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ही होते हैं, पुट कर देंगे। मेन तो ये वाला पार्ट है जिसके अंदर देखो फैक्टर्स किस फॉर्म में है, फैक्टर्स लीनियर फॉर्म में, मतलब x की जो पावर है वो 1 है। ये फर्स्ट टाइप का हो गया जिसमें हम रखने का तरीका a अपॉन और b अपॉन, चलिए करके दिखाते हैं। अगर हम यहाँ पर पार्शियल लगा रहे हैं तो पक्की बात है ये इंटीग्रेशन और dx हटाना पड़ेगा, तो 7x - 6 होल अपॉन x - 1 और x - 2 इज इक्वल टू, कैसे रखते हैं, a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। अब इधर लेना है एलसीएम, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, इसको तो एज इट इज कॉपी करना है। और मैंने क्या बताया था, एलसीएम कितना आएगा, ये दोनों ही एलसीएम आ जाएंगे यहाँ पर हमेशा। अगर एलसीएम लेने में कभी भी दिक्कत आए तो परेशान होने का जरूरत नहीं है, इन दोनों फैक्टर्स को उठा के नीचे लिख दीजिए, यही एलसीएम होगा हमेशा। तो कितना आएगा यहाँ पर a इनटू भाई x - 1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, दोनों आ जाए x - 2 इनटू a प्लस इसी तरह से b इनटू x - 2 में क्या मल्टीप्लाई करो, दोनों आ जाए तो x - 1 करना पड़ेगा। पिछली बार की तरह देखो ये दोनों हमेशा कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इस a और b का वैल्यू निकालना है, उसके लिए मैंने आपसे क्या बोला था, आपको कुछ x का वैल्यू पुट करना होता है यहाँ पर। वैसे तो x की वैल्यू पुट करने का कोई नियम नहीं है, जो चाहो कर लो, लेकिन अगर डायरेक्टली आंसर लाना हो तो कौन सी वैल्यू पुट करो, इन दोनों को 0 के इक्वल करके जो x का वैल्यू आता है वही पुट कीजिएगा। जरा x - 1 को 0 के इक्वल कीजिए, 1 आएगा तो पुट कर दीजिए x = 1, LHS RHS दोनों में, तो देखो 7 1 7 7 - 6 is 1। अब देखो यहाँ पुट करो
1 माइनस 1 0, ये तो चला गया, डायरेक्टली a का वैल्यू निकलेगा यहाँ से। 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू आ गया माइनस 1। चलिए इसको 0 पे पुट कीजिए, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या पुट करना है अगर आपको, तो पुट करना है, पुट कीजिए एलएचएस साथ इसमें। 7 टू द 14, 14 माइनस 6 इज 8, 2 माइनस 2 0, ये तो गया, b का वैल्यू डायरेक्ट आएगा, 2 माइनस 1 इज 1, तो b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू 8 आ गया। a और b दोनों आ चुका है, बस सीधा यही रखेंगे इसको। देखो जरा किस तरह से, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन सभी का एक साथ करेंगे, क्योंकि अगर आपने एक इंटीग्रेशन कर दिया और एक छोड़ दिया तो फिर वो प्लस c1 प्लस c2 अलग अलग लगाने पड़ते हैं सबके लिए, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाला चीज है। चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो कैसे रखना है यहाँ पर, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो ये है जिसमें a और b का वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, तो a अपॉन x माइनस 1 मतलब माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और dx प्लस b अपॉन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 8 अपॉन x माइनस 2 और dx। चारों इंटीग्रेशन मेरे बिल्कुल तैयार है, इंटीग्रेट कर देते हैं सीधा। तो i इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, फार्मूला कौन सा लगाया, x की पावर n का, फार्मूला क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वही लगाया, प्लस 3। अब 1 को लिख सकते हो x की पावर 0 और लगा सकते हो x की पावर n का फॉर्मूला, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ये माइनस बाहर कर लो, 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन log ऑफ x माइनस 1, इस x माइनस 1 का फिर से डेरिवेटिव कीजिए, 1 आएगा डिवाइडेड बाय 1, फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में कोई, प्लस 8 बाहर कीजिए, फिर 1 अपॉन x माइनस 2, फॉर्मूला तो वही होता है log ऑफ x माइनस 2, फिर इस x माइनस 2 का डेरिवेटिव कीजिए, 1 आएगा डिवाइड भी जाएगा 1, कोई फर्क नहीं डालेगा, और प्लस c, ये लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ध्यान बस ये रखना था इस क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन था, बस जो डिनोमिनेटर था उसका जो डिग्री है वो न्यूमरेटर की डिग्री से बड़ा होना चाहिए, बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। अब क्वेश्चन में फैक्टर है, ये बात तो कंफर्म हो गया कि पार्शियल लगेगा ही लगेगा। अगर हम क्वेश्चन को देख के ये बोले कि सर ये टाइप 1 का क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो x की पावर है वो तो 2 है, और आपने कहा था जो तीसरा टाइप है जहां पर x की पावर क्वाड्रेटिक होती है उससे ये होगा, तो जवाब हाँ है। आप चाहे तो थर्ड टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए अगर आपने इस क्वेश्चन को थर्ड टाइप से किया तो ये कम से कम आपका 20 मिनट ले लेगा, काफी लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है, क्या हम इसको फर्स्ट टाइप में चेंज कर सकते हैं? वैसे आपको मैं बताऊं हर क्वेश्चन में लॉजिक तो नहीं चलता, लेकिन जिसमें चल सकता है आपको लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन मात्र 10 मिनट का है जिसमें 20 मिनट का टाइम ना खर्च हो जाए आपका। देखो क्या, अब क्वेश्चन दिखने में तो लग रहा है ये टाइप 3 है जिसमें x की पावर 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक पावर है डिनोमिनेटर में, लेकिन जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इस x स्क्वायर को t लेट ले लूं, ध्यान से देखिएगा, तो कितना डेरिवेटिव आएगा 2x dx बराबर dt। अब ये 2x dx चेक करो कहीं पूरा मैच तो नहीं हो रहा, 2x dx बिल्कुल मैच हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया मैंने इंटीग्रेशन का, और देखो इस क्वेश्चन को मैंने क्या बनाया, 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2 और dt। अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ गया, अभी भी क्वेश्चन में फैक्टर्स ही हैं, लेकिन अब चेक करो जो डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल है t, उसका पावर कितना रह गया 1, और अगर यहाँ t की पावर 1 हो गई है तो पक्की बात ये लीनियर फॉर्म बन गई, टाइप 1 बन गया, हमारा समय बच गया, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर इस तरह की ट्रिक लग रही है तो ट्रिक लगानी जरूरी है, टाइम बचता है इससे आपका, ठीक है। चलिए अब ये तो कंफर्म है कि क्वेश्चन ये फर्स्ट टाइप का हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर t की पावर 1 हो गई है, आपको भी पार्शियल लगाना है तो ये इंटीग्रेशन का और dt का सिंबल हटाना पड़ेगा, तो 1 अपॉन t प्लस 1 और t प्लस 2, क्योंकि हमारे फैक्टर्स बिल्कुल लीनियर हैं तो लिखने का तरीका a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर, इसके बाद की कहानी बिल्कुल सेम। चलिए फटाफट फटाफट करके दिखाते हैं, 1 अपॉन t प्लस 1 और t प्लस 2 इज इक्वल टू एलसीएम, ये एज इट इज पूरा पूरा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, तो t प्लस 1 और t प्लस 2 किस तरह से लिखेंगे, a इंटू इस t प्लस 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों आ जाए, तो पक्की बात t प्लस 1 तो मैच ही हो रहा है,
t+2 करेंगे, सिंपल एलसीएम ले रहे हैं। इसी तरह से यहाँ b के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, t+2 तो मैच ही हो रहा है, t+1 आ जाएगा। अगले स्टेप में ये दोनों हमेशा की तरह कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचा 1 = a t+2 और प्लस b t+1। अब मुझे यहाँ a और b का वैल्यू निकालना है। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल करके t का वैल्यू निकाल लीजिए। तो अगर मैं पहले फैक्टर को 0 के इक्वल करूं तो t का वैल्यू -1 आएगा। चलिए दोनों साइड -1 पुट करते हैं। तो 1 a -1 + 2 = +1 और यहाँ -1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली देखो a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू +1 आ गया। चलिए दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल रखेंगे तो कितना आएगा, t का वैल्यू -2 आ जाएगा। चलिए t = -2 पुट कीजिए LHS और RHS दोनों में, लेकिन दिक्कत है LHS में पुट करने के लिए कुछ है नहीं, 1 ही लिखा जाएगा तो -2 + 2 0, a तो चला गया, तो b -2 + 1 is -1 and what is the value of b here, b का वैल्यू आया आपके पास -1। अब इस a और b की वैल्यू को वापस पुट करिए और इंटीग्रेशन का सिंबल भी लगा लीजिए वापस। तो ये देखिए ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1 t+2 dt is equal to integration of a/t+1, a is 1 तो 1/t+1 dt और फिर यहाँ पर और फिर b प्लस b अपॉन तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b is -1 तो -1/t+2 dt। चलिए सॉल्व करिए। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, उसी तरह से 1/t+1 का इंटीग्रेशन log t+1, लेकिन t+1 को आगे फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, 1 आएगा, 1 डिवाइड में चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1/t+2 का इंटीग्रेशन सेम log t+2, फिर t+2 का डेरिवेटिव होगा, 1 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस c। अब सोचने वाली बात यह है कि आंसर में तो t आ गए, लेकिन क्वेश्चन में तो t था ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, वापस उस t की जगह x² डाल दीजिए। तो फाइनल आंसर आएगा आपका log mod के अंदर x² + 1 माइनस का log mod के अंदर x² + 2 और प्लस c। ये लीजिए आ गया आपका फाइनल आंसर। बस ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का टाइप थर्ड टाइप जैसे था, लेकिन इसको मैंने मोल्ड करके टाइप 1 बना लिया। फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है, तो यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पर डिग्री पावर कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से देखो कहीं सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ sin x को t पुट कर दूं, तो ध्यान से देखिए, लेट sin x = t, ये कितना हो गया cos x dx = dt। अब जरा न्यूमरेटर चेक करो इसका, cos x dx को डायरेक्ट dt लिख दो, dt होल अपॉन 2 प्लस sin x को मैंने क्या माना हुआ है, t माना हुआ है, और यहां पर भी t हो जाएगा sin की जगह। अब जरा चेक करो, नीचे का डिनोमिनेटर तो फैक्टर ही है, और यहां पर t का पावर कितना है, t का पावर 1 है। इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन है, इसमें t का पावर 1 होता है, तो सिंपल लेने का तरीका होगा, क्योंकि अब मुझे पार्शियल लगाना है, तो ये इंटीग्रेशन और dt दोनों हटाना पड़ेगा यहां से मुझे। तो 1/2 + t और 3 + 4t, क्योंकि दोनों ही फैक्टर मेरे लीनियर हैं, t का पावर 1 है, तो फैक्टर कैसे रखा जाता है यहाँ पर, a/ पहला फैक्टर, इस मैंने 2 + t को t+2 लिख दिया है, ठीक है, प्लस b/ दूसरा फैक्टर। अब अगला स्टेप एलसीएम लेने वाला, बिल्कुल सेम स्टेप्स है, कोई चेंज नहीं है। मेन इसमें क्या चीज होती है कि आप पहले क्वेश्चन का टाइप पहचानें, टाइप पहचानने के बाद बस वो टाइप फिर पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चनों का एक ही जैसा लॉजिक है। फिर एलसीएम बता दिया, देखना आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना एलसीएम क्या होगा, हमेशा ये दोनों टर्म उठा के यहां रख दीजिए, ठीक है। तो a * कितना आएगा 4t + 3। अब तो हमने क्वेश्चन कर ही लिए, क्लियर हो ही गया होगा एलसीएम कैसे लेना है। b * कितना आएगा t+2, ये दोनों हमेशा कैंसिल आउट होंगे, बचा हुआ से फटाफट से लिख दो। अब करना क्या है, अब a और b का वैल्यू ढूंढना है, जिसमें क्या करेंगे, हमें t का वैल्यू अपनी तरफ से इंसर्ट करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था कि आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो,
लेकिन अगर इन दोनों को जीरो रखकर टी का वैल्यू निकालो तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है। तो ठीक है, पहली वैल्यू रखते हैं, तो t + 2 को जीरो रखो तो t = -2 आएगा। तो पुटिंग -2 ऑन बोथ द साइड, अब इधर तो 1 लिखा है, यहां तो t में कुछ पुट करने के लिए है ही नहीं, क्या बचेगा देखो a * ये हो गया -2 किया तो -8 + 3। अब चेक करो, -2 + 0 = 0, ये वाला पार्ट हो गया, कितना आ गया, ये आ गया -5, और a का वैल्यू कितना आया आपके पास, a का पहला वैल्यू आया -1/5। अब जरा इसे 0 को इक्वल करो और चेक करो यहां से t का वैल्यू क्या आएगा, तो यहां से t का वैल्यू आ रहा है -3/4। तो ठीक है, फिर से LHS और RHS में दोनों में t का वैल्यू आएगी, तो यहां पर कुछ डालने के लिए है नहीं, 1 = चेक करो, अगर मैं यहां t की जगह -3/4 डालूंगा तो यहां 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई 0, तो सिर्फ b का वैल्यू निकल के आएगा, तो b * -3/4, इस t की जगह -3/4 डाल दिया है, +2, ये लीजिए +2, तो एलसीएम लेते हैं, कितना आ गया 4, तो -3 और 1 4 * 4, 4 2 8, ये कितना आ गया b * 5/4, तो ये आ गया मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके b = 4/5। बस मेन पार्ट a और b का वैल्यू निकालना ही होता है, वो तो आ गया। सब इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लीजिए, तो dt ये वाला स्टेप ही तो है, ये बस इंटीग्रेशन के साथ सॉल्व हो जाएगा, 2 + t और 3 + 4t = a का वैल्यू तो पता है, -1/5 अपॉन t + 2 और dt प्लस b कितना है 4/5 अपॉन 4t + 3 और dt। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो -1/5 तो बाहर और 1/t + 2 का इंटीग्रेशन log t, मतलब log t + 2, ठीक है। फिर से t + 2 का डेरिवेटिव करो, 1 आएगा, 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 4/5, फिर 1/4t + 3, इंटीग्रेशन तो वही होगा log 4t + 3। लेकिन अगर इस बार आप 4t + 3 का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, चेक करो, अगर आप d/dt करते हो 4t + 3 का, तो 4 कांस्टेंट बाहर हो गया, t का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 कांस्टेंट है, अकेला लिखा है डेरिवेटिव 0, तो इस बार डेरिवेटिव करके 4 आ गया, तो 4 से इस बार यहां पर इसको डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि यहां पर डेरिवेटिव करके 1 आया था तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, 1 नीचे लिखो या मत लिखो, लेकिन यहां डेरिवेटिव करके 4 आया तो अपॉन में 4 आएगा। अभी एक स्टेप और बाकी रहता है, क्या, क्वेश्चन में तो sin x cos x था, वो तो हमने अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए लेट लिया था, तो हमने क्या लेट लिया था, हमने sin x की जगह क्या पुट किया था, t पुट किया था, तो जहां-जहां आप क्वेश्चन में आपको t दिखाई दे रहा है वहां वापस क्या पुट करोगे, sin x पुट करोगे, तो चलिए पुट कीजिए, फाइनल आंसर क्या आएगा, -1/5 log मॉड के अंदर कितना लिखा है t + 2, तो आप कितना लिखोगे sin x + 2, ठीक है। फिर प्लस का 4/5, प्लस का 4/5, और देखो डिवाइड में भी एक 4 है, डिवाइड में 4 देखो ऐसे तो लिखा जाएगा डिवाइड में 1/4, ये हो गया log 4t + 3, log 4 sin x + 3 + c, ये 4 से 4 कैंसिल भी कर दो और फाइनल आंसर लिख दो, तो -1/5 log sin x + 2 और प्लस का 1/5 log 4 sin x + 3 + c, ये लीजिए हो गया टाइप पूरा कंप्लीट। अब फर्स्ट टाइप में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा है जिसमें कहीं कोई ट्विस्ट एंड टर्न हो, मैंने आपको टाइप 1 के सारे तरीके से क्वेश्चन करके दिखा दिए हैं, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए टाइप 1 की, अब आपको इस पर दिक्कत नहीं आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं टाइप 2, चलिए टाइप 2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। डिनोमिनेटर में फैक्टर्स है, पार्शियल तो लगेगा ही लगेगा, अब पार्शियल का टाइप 2 कैसे, जरा चेक करो, डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है उसकी पावर चेक करो, पावर में होल क्यूब लगना है, जबकि देखो यहां पर तो आपके पास लीनियर पावर है, तो लीनियर पावर को फर्स्ट टाइप की तरह रखी जाएगी, लेकिन ये जो सेकंड फैक्टर है उसकी पावर में 3 है, तो ऐसे क्वेश्चनों को रखने का तरीका क्या है वही सीखते हैं, ठीक है। पहले वही नियम, पार्शियल लगा रहे तो ये इंटीग्रेशन और ये dx का सिंबल हटाइए, तो x² अपॉन x - 1 का होल क्यूब और x + 1, तो सबसे पहले क्या करो, ये जो लीनियर फैक्टर है जिसकी पावर 1 है x की, उसे a अपॉन करके रख दो, बिल्कुल टाइप 1 की तरह,
टाइप 2 सिर्फ इस वाले तरीके में लगेगा। तो कैसे रखा जाता है, ध्यान से देखिए। 3 पावर है ना, तो पहले 1 पावर रखी जाएगी, फिर 2 पावर रखी जाएगी, फिर 3 पावर रखी जाएगी। जी हाँ, तो b अपॉन पहली पावर प्लस c अपॉन दूसरी पावर, मतलब x माइनस 1 पहली पावर, फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर दूसरी पावर, और फिर d अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। इस टाइप में फायदा क्या है कि इन क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट नहीं आ सकता। बस आपको ये देखना है कि यहाँ पावर में 2 3 4 हो, तो बस इस पैटर्न में रख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। जैसे फर्स्ट वाले टाइप में 2-3 ट्विस्ट एंड टर्न थे कि वहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, ये सब चीजें, ये इस टाइप में कभी नहीं आती है। ठीक है, अब क्वेश्चन का लॉजिक सॉल्व करने का बिल्कुल सेम। चलिए एलसीएम लेंगे। तो क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आ रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो सर इतने बड़े में एलसीएम क्या लेंगे, समझ ही नहीं आ रहा, तो टेंशन का जरूरत ही नहीं है, यही एलसीएम आएगा, कंफर्म है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, x माइनस 1 का होल क्यूब और x प्लस 1। तो एलसीएम लेने की तो दिक्कत खत्म हो गई। अब x प्लस 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों टर्म आ जाए, तो a इंटू x प्लस 1 तो मैच ही हो गए, x माइनस 1 का होल क्यूब, तो b इंटू, अब x माइनस 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि दोनों आ जाए, तो एक तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक x माइनस 1 तो है, और एक x माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस 1 का होल क्यूब आ जाएगा, और इनटू x प्लस 1। सिंपल एलसीएम ले रहा हूं, कुछ नया नहीं बता रहा है, प्लस c इंटू, अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या मल्टीप्लाई करें कि दोनों आ जाए, एक x माइनस 1 करना पड़ेगा और एक x प्लस 1 करना पड़ेगा, d इंटू x माइनस 1 के होल क्यूब में क्या मल्टीप्लाई करें कि दोनों आ जाए, तो ये तो पूरा पूरा मैच हो गया, तो सिर्फ x प्लस 1 करना पड़ेगा। ठीक, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह करना है, कैंसिल आउट हो गया, पहले भी हुआ था। अब जो बचा उसे लिखो, फटाफट इसे कॉपी कर दो, फिर बताऊंगा कि इस बार आपके पास a b c d चारों वैल्यूज को निकालने का क्या लॉजिक है। लॉजिक तो वही यूज करने वाले हैं जो हमने पिछली बार किया था, लेकिन पिछली बार बड़े आसानी से आपकी एबीसी की वैल्यू आ जाती है, इस बार एबीसीडी की वैल्यू इतनी आसानी से नहीं आएगी, क्यों पता चलेगा। इन्हीं फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रखेंगे। तो देखो पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है मेरे पास x प्लस 1, तो x प्लस 1 को जीरो रखो, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 पुट करो पूरे एलएचएस और आरएचएस में, तो माइनस 1 का स्क्वायर इज 1। अब जरा चेक करो, माइनस 1 प्लस 1 जीरो, माइनस 1 प्लस 1 जीरो, माइनस 1 प्लस 1 जीरो, डायरेक्टली a का वैल्यू आएगा, तो माइनस 1 इज माइनस 2, माइनस 2 का होल क्यूब, तो 1 इज इक्वल टू a, माइनस 2 का होल क्यूब इज माइनस 8, और a का वैल्यू आपके पास आराम से आ गया माइनस का 1/8। दूसरा फैक्टर x माइनस 1 जीरो के बराबर है, तो प्लस 1 पुट करेंगे, तो चलिए x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, डायरेक्टली d का वैल्यू आ जाएगा यहां से, तो d इंटू 1 प्लस 1 इज 2, और d का वैल्यू आ गया आराम से 1/2। अब जरा चेक करो, तीसरा और चौथा फैक्टर तो यही वाला है, होल स्क्वायर और होल क्यूब भी तो लग रहा है, लेकिन x की वैल्यू तो यहां से 1 ही आएगी ना। ये आपसे मैं कह रहा था कि डायरेक्टली इस बार आपको चारों वैल्यूज नहीं मिलेंगी, तो दो वैल्यू तो मिल गई, क्योंकि तीसरा फैक्टर अगर रखोगे तो x इज इक्वल टू 1 ही तो रखोगे, जो आप ऑलरेडी यहां पर रख चुके हो। अब आपको अपनी तरफ से कोई और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, किसकी वैल्यू निकालने के लिए, b और c की, जो इतनी आसानी से अब नहीं आएंगी। तो नियम वही, कौन सी वैल्यू पुट करूं, तो चॉइस है भाई, कोई सी भी कर लो, लेकिन अगर फिर भी अगर आसान कोई वैल्यू चूज करें तो भाई सबसे आसान वैल्यू कौन सी होती है, जीरो होती है ना, वही पुट करके देखते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। चलिए, तो यहाँ जीरो आ गया, a इंटू, तो ये 0 माइनस 1 का होल क्यूब, तो माइनस 1 का होल क्यूब इज माइनस 1, प्लस b, 0 माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 1, और 0 प्लस 1 इज 1, प्लस c, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, और 0 प्लस 1 इज 1, प्लस d, 0 प्लस 1 इज 1। अब इसमें से a और d का वैल्यू पता है, वो पुट कर लेंगे, तो 0 इज इक्वल टू माइनस का a, माइनस का a, और a का वैल्यू माइनस का 1/8, यहाँ 1/8 आ जाएगा प्लस का, प्लस b पता नहीं, माइनस का c, और प्लस d, d इज प्लस का 1/2,
तो देखो यहाँ पर b माइनस सी इज इक्वल टू भी पूछा जाएगा, मतलब b माइनस सी की टर्म में इक्वेशन बन जाएगी। चलिए लिखते हैं, तो कितना आया ये आया b माइनस सी इज इक्वल टू, दोनों को लेके जाओ, तो माइनस का 1/8 और माइनस का 1/2, तो b माइनस सी इज इक्वल टू 8 एलसीएम आ गया, तो -1 और माइनस का 4, तो 8 1 8 4 2 4 8, तो b माइनस सी इज इक्वल टू माइनस का 5/8। तो ये लीजिए, हमने जब 0 डाला तो b और c की टर्म में एक रिलेशन आ गया। याद रखिएगा, जब आपके पास डायरेक्टली फैक्टर नहीं होता है और आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू पुट करते हो तो डायरेक्ट आंसर भी नहीं आता है, ऐसी इक्वेशन बन जाती है। अब एक वैल्यू और ढूंढनी पड़ेगी, तो देखो हम -1 पुट कर चुके हैं, +1 पुट कर चुके हैं, 0 पुट कर चुके हैं। अब मेरे ख्याल से सबसे छोटी वैल्यू जो बची है वो 2 रह गई है हमारे पास, तो 2 पुट करेंगे। इसके 2 पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू a, 2 - 1 इज 1, 1 का 1 प्लस b, फिर 2 - 1 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 + 1 इज 3, फिर प्लस c, 2 - 1 इज 1 और 2 + 1 इज 3, प्लस d, 2 + 1 इज 3, कितना आ गया 4 इज इक्वल टू, a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, माइनस का 1/8 प्लस 3b, फिर प्लस 3c और प्लस 3d, लेकिन d का वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ प्लस का 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से वही b और c को यहीं रखो और दोनों को उधर लेके जाओ, कितना आएगा चेक करो, ये आएगा 4 + 1/8, इसको लाइए इधर, माइनस का 3/2 इज इक्वल टू 3b प्लस 3c, एलसीएम लीजिए, 8 एलसीएम आएगा, तो 1 8 * 8, 8 4 = 32, प्लस 8 1 * 8, 1 1 = 1, 2 4 * 8, 4 3 = 12, 3b और प्लस 3c। नाउ कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 32, माइनस का 12 इज 20, प्लस 1 इज 21/8, और यहां से भी देखो 3 कॉमन आ रहा है, जो कि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, 1/3 हो जाएगा, b + c, 3 7 = 21, तो b + c का वैल्यू आ गया 7/8, और चेक करो b - c का वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, b - c का वैल्यू माइनस का 5/8। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, -c + c ऐड हो गए, b + b 2b, और इसको भी ऐड करो 7/8 और माइनस का 5/8, करना तो प्लस ही है ना, लेकिन माइनस आ रहा है तो प्लस इनटू माइनस है, माइनस कितना आएगा चेक करो, ये आ गया 2b इज इक्वल टू बेस सेम है तो एज इट इज उसका एलसीएम 80 आ जाएगा, तो 7 माइनस का 5, तो 2b इज इक्वल टू, ये आ गया 2/8, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू आया 1/8। इस b को वापस डालो, यहाँ पर ध्यान डाल लो, या दूसरी क्वेश्चन में डालो जो हमने लिखी थी, c आ जाएगा, तो चलो इसी में डाल देते हैं, तो 1/8 माइनस c इज इक्वल टू माइनस का 5/8, तो 1/8 इसको इधर लाइए, प्लस का 5/8 इज इक्वल टू, माइनस का c उधर जाके प्लस c हो जाएगा, बेस फिर सेम है, तो 1 + 5 इज इक्वल टू c, 6/8 इज इक्वल टू c, कैंसिल आउट होगा, 2 3 = 6 और 2 4 = 8, तो c का वैल्यू कितना आ गया 3/4। जब हमारे पास फैक्टर सीधा नहीं मिलता, हमें अपनी तरफ से कोई वैल्यू डालना होता है, तो इस तरह का कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाता है, वैल्यू आएगा जरूर लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो मिस्टेक ना हो जाए तो थोड़ा ध्यान रखना। तो अब देखो हमारे पास चारों वैल्यू हो जानी चाहिए, तो a का वैल्यू कितना आया था मेरे पास माइनस का 1/8, b का वैल्यू अभी आया है 1/8, c का वैल्यू अभी आया है 3/4, और d का वैल्यू मेरे पास आया था 1/2। बस चारों वैल्यूज आ गई, अब यहाँ इंटीग्रेशन में डालना है दोस्तों। देखिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन x - 1 का होल क्यूब x + 1 dx इज इक्वल टू, पहला इंटीग्रेशन यहाँ लगेगा a की वैल्यू वाला, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1/8 x + 1 dx प्लस b का वैल्यू कितना है 1/8 अपॉन x - 1 dx प्लस c is 3/4, तो 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 का होल स्क्वायर dx प्लस d is 1/2, तो 1/2 अपॉन x - 1 का होल क्यूब और dx। जरा इसको सही से इंटीग्रेशन की सेटिंग में लगाते हैं, तो माइनस का 1/8
1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस का 1 अपॉन 8 1 अपॉन x माइनस 1 dx। अब देखो ये नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, इसको कैसे लिखा जाएगा इंटीग्रेशन करने के लिए, x माइनस 1 की पावर माइनस 2, जिसमें मैं लगा हुआ x की पावर n का फॉर्मूला, सेम यहाँ पर प्लस 1/2 बाहर और x माइनस 1 की पावर माइनस 3 dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए, माइनस का 1 अपॉन 8 कितना आएगा फॉर्मूला, log x प्लस 1, x प्लस 1 का डेरिवेटिव कीजिए 1 आएगा, 1 से डिवाइड किया जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1/8 फिर से 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x मतलब 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन log ऑफ x माइनस 1, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 आएगा, डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 3 अपॉन 4। अब x की पावर n लगाइए तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, फिर से x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 ही आएगा, 1 से डिवाइड कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस 1 अपॉन 2 फिर से x की पावर n, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, फिर x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 ही आएगा, डिवाइड होगा 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और प्लस c। चलिए आखिरी स्टेप और देख लेते हैं, तो i इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 8 log ऑफ x प्लस 1, फिर प्लस का 1 अपॉन 8 log ऑफ x माइनस 1, यहाँ चेक करिए यहाँ पर आएगा माइनस का 1 बचेगा नीचे, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन 4, और यहाँ x माइनस 1 की पावर माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1। x माइनस 1 की पावर माइनस 1 है तो माइनस 1 हटाने के लिए 1 अपॉन कर दिया। इसी तरह से यहाँ माइनस 2 बचेगा नीचे, तो ये माइनस का 1 तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा पहले, और यहाँ पर भी माइनस 2 बचेगा, उसे डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और लास्ट में क्या लगा लें प्लस c। ये लीजिए अब हमारा फाइनल आंसर आ गया, बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन इस टाइप का लिख दिया है, वैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इस टाइप में कोई ट्विस्ट एंड टर्न होता ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए पहले डिनोमिनेटर में फैक्टर है, ये कंफर्म होगा कि पार्शियल से ही होगा। अब पार्शियल के 3 टाइप है, हम सेकंड टाइप पे ही कर रहे हैं, तो ये सेकंड टाइप का ही क्वेश्चन है, वो हमें कौन बताता है। तो देखो ये तो यहाँ पर तो x की पावर 1 है, तो ये तो टाइप 1 का पार्ट है, लेकिन चेक करो यहाँ होल स्क्वायर लग रहा है, तो मैंने आपसे क्या कहा था जब ब्रैकेट पर होल स्क्वायर होल क्यूब हो तो ये टाइप 2 बन जाता है, तो पक्की बात है टाइप 2 का ही क्वेश्चन है। तो पार्शियल लगाने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन और dx का सिंबल हटाइए पहले, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 होल अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। लिखने का तरीका पहले से लीनियर वाले फैक्टर को लिख देते हैं टाइप 1 से, a अपॉन x प्लस 2, इसका काम तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर पावर में 2 है, तो कैसे बताया था, पहले सिंगल पावर रखी जाएगी फिर डबल पावर रखी जाएगी, तो b अपॉन पहले सिंगल पावर रखो तो x प्लस 1 की पावर 1 प्लस c अपॉन अब दूसरी पावर रखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये लीजिए रख लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने पीछे किया, क्या सबसे पहले एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए पहले इसको सिंपल कॉपी करना है, और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपको एलसीएम समझ में नहीं आ रहा है इसका तो कुछ मत कीजिएगा, इसको एज इट इज कॉपी करके नीचे लिख दीजिएगा, यही एक्चुअल में आपका एलसीएम होता है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए, x प्लस 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे पूरा टर्म आ जाए, तो ये तो ऑलरेडी मैच ही हो गया, बस x प्लस 1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा इनटू a प्लस तो b इनटू, अब x प्लस 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं दोनों आ जाए, तो एक x प्लस 1 तो मैच हो ही रहा है, एक x प्लस 1 करना पड़ेगा, एक x प्लस 2 करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस c। अब x प्लस 1 के होल स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाए, तो ये तो पूरा पूरा ही मैच हो गया, तो पक्की बात x प्लस 2 करना पड़ेगा, ये लीजिए x प्लस 2 आ गया। हमेशा की तरह ये हमेशा कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचा वो लिखते हैं, तो हमारे पास ये बच गया, फटाफट कॉपी कर लेते हैं इसको, प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस 2। अब इस a b c का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालना सिखाया है, x की वैल्यू पुट करके जो हमें यहां से मिलेगी, तो चलिए पहली वैल्यू पुट करते हैं, फिर x प्लस 2 को 0 पुट करो तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा, -2 पूरे एलएचएस आरएचएस में पुट करो, तो देखिए -2 का स्क्वायर इज 4 -2 -1 इज इक्वल टू a -2 + 1 इज -1 का होल स्क्वायर इज 1
-2 + 2 0, -2 + 2 0, तो यहाँ से डायरेक्टली ए का वैल्यू आएगा 4 - 3 is 1 इज इक्वल टू ए, तो डायरेक्टली ए का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अगला वैल्यू पुट करो, अगर 0 की फिल करोगे तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो -1 ही पुट करना है। तो चलिए x इज इक्वल टू -1, तो -1 का स्क्वायर इज 1, फिर यहाँ -1, यहाँ भी -1 इज इक्वल टू -1 + 1 0, ये पूरा चला गया, -1 + 1 0, ये पूरा चला गया, ये वैल्यू आएगा c का, तो -1 + 2 इज +1, ये कट गया, तो -1 इज इक्वल टू c, तो ये लीजिए c का वैल्यू आ गया। अब दिक्कत है x + 1 0 पुट कर दिया, अब यहाँ पर तो x + 1 ही है, होल स्क्वायर भी होगा तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, x का वैल्यू तो वही आएगा। इसका मतलब हमारे पास तीसरा वैल्यू नहीं है डायरेक्ट, तो मैंने क्या कहा था आप एक तरफ से कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो छोटी से छोटी वैल्यू ले लो, 0 सबसे आसान वैल्यू है जो आपको सॉल्व करने में थोड़ी मदद करेगी, तो जब अपनी तरफ से कोई वैल्यू लेनी हो तो 0 ले पहले। चलिए 0 पुट यहाँ करें, 0 पुट यहाँ करें, ये आ गया -1, फिर a into 0 + 1 is 1, 1 का स्क्वायर इज 1, प्लस b into 0 + 1 is 1, 0 + 2 is 2, और c 0 + 2 is 2। इसमें से a और c का वैल्यू आ चुका है, वो भी पुट कर दो, तो -1 इज इक्वल टू a इज 1, ये लीजिए, प्लस b को भी निकाला नहीं है तो +2b और +2c, क्योंकि c का वैल्यू -1 है तो ये -2, ये कितना हो गया चेक करो, ये हो गया आपके पास -1, इस 1 को इधर लाओ -1, ये -2 इधर लाओ +2 इज इक्वल टू 2b, -2 + 2 is 0, तो ये लीजिए b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू आपके पास आ गया 0। स्टेप क्या है, बस abc का वैल्यू तो आ गया, यहां पुट करके डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है। चलिए यहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए, तो x² + x - 1 x + 1 का होल स्क्वायर x + 2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x + 2 dx प्लस b, b तो 0, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, प्लस c, तो c का वैल्यू -1 है, इंटीग्रेशन ऑफ -1/x + 1 का होल स्क्वायर और dx, तो अगला स्टेप कितना आएगा ये चेक करो। पहले इसको प्रॉपर्ली इधर डाल देते, तो ये एज इट इज, यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्या x + 1 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, पहले इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे इसको इस तरह से। चलिए कितना हो गया, ये हो गया log of x + 2, और x + 2 का डेरिवेटिव करेंगे 1 आएगा, 1 से डिवाइड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये x की पावर n लगेगा, फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c, और x + 1 को डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो 1 आएगा, 1 से डिवाइड होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये कितना आ गया, ये आ गया log of x + 2, अब ये -1 तो ये प्लस हो गया, और ये पावर -1 तो ये 1 अपॉन में चला जाएगा, प्लस c, ये लीजिए हो गया आपका टाइप 2 पूरा। टाइप 2 में कोई अलग से ट्विस्ट नहीं है, बस आपको टाइप 2 पहचानना है और लॉजिक आपके सामने है। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों कंप्लीट है, स्टार्ट करते हैं टाइप 3। चलिए टाइप 3 का पहला क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। अब टाइप 3 है, कैसे पहचानना सिखाया था मैंने आपको, चेक करो, यहां पर फैक्टर का जो x का पावर है वो 2 है, क्वाड्रेटिक पावर है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि टाइप 3 का क्वेश्चन है। लेकिन देखो पहली पावर तो सिंपल लीनियर है, तो इसको तो कोई लॉजिक ही नहीं है, फर्स्ट टाइप की तरह से a अपॉन करते रहते हैं, ट्विस्ट यहां पर है वो सिखाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि आपको पार्शियल लगाना है तो ये इंटीग्रेशन और dx हटाइए, कैसे लिखेंगे 2x - 1 अपॉन x + 1 और x² + 2, ध्यान रखिएगा ये पार्शियल का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, और इसमें आपको ट्विस्ट वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले लीनियर फैक्टर रख लेते हैं x + 1, तो वो तो सिंपल आ जाएगा a अपॉन x + 1, इसका जुगाड़ तो फिनिश। मेन यहां पर है, जब आपके पास x की पावर 2 हो, मतलब क्वाड्रेटिक पावर हो, तो यहां पर ऊपर रखते क्या है, एक साथ दो वैल्यूज रखते हैं, वो किस तरह से bx + c, ध्यान से देखिएगा bx + c अपॉन x² + 2, क्योंकि यहां x की दो वैल्यू आएंगी ना, तो दो b और c एक साथ रख दिया जाएगा। मान लो आप ये चाहो कि सर मैं इसको पहले रखना चाहता हूं यहां पर और x + 1 को बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, अगर आप मान लो x² + 2 को पहले फैक्टर में रखना चाहते हो तो ये हो जाएगा ax + b अपॉन x² + 2 प्लस c अपॉन x + 1। ये बात मैंने आपको पहले ही बताया था
फैक्टर को आगे पीछे रखने का कोई लॉजिक नहीं है। बस आपको याद रखना है सारे फैक्टर मौजूद हो और वो फैक्टर कौन सी टाइप का है वो सही से टाइप लगा दी जाए। आप इसको पहले लिख रहे हो या आप इसको पहले लिख रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या लॉजिक था, अगर x की पावर में 2 हो और आप उसको यहां रख रहे हो तो दो वैल्यूज एक साथ लेनी पड़ेगी। a तो आप ले चुके, तो b और c लिखने का तरीका bx + c अपॉन x स्क्वायर प्लस 2। बस अब इसके बाद की कहानी बिल्कुल सेम जो आप पीछे यूज करते आए हो, क्या, एलसीएम। चलिए एलसीएम लेंगे तो x + 1 x स्क्वायर प्लस 2 कितना आएगा एलसीएम, अभी बताया था। अगर समझ में ना आए क्या एलसीएम लेना है तो इन दोनों को उठा के यहां रख दीजिए, यही एलसीएम होता है आपका यहां पर। तो x + 1 और x स्क्वायर प्लस 2, तो a इनटू x + 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों आ जाए तो पक्की बात x स्क्वायर प्लस 2 करना पड़ेगा, प्लस bx + c तो आएगा ही आएगा ये वाला मल्टीप्लाई में, और x स्क्वायर प्लस 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, दोनों आ जाए x + 1। अब हर बार की तरह ये दोनों कैंसिल आउट होंगे ही होंगे, क्या बचा 2x - 1 = a x स्क्वायर प्लस 2 और bx + c और x + 1। अब यहां से वो abc का वैल्यू भी निकालना है, इन फैक्टर्स को 0 के बराबर रख के वैल्यू लेंगे। तो चलो पहला फैक्टर 0 के बराबर रखते हैं, x + 1 को 0 रखो, -1 आ जाएगा, पुट करो x = -1 तो पक्की बात है एक वैल्यू तो आएगी आएगी, तो 2 * -1 इज -2, -1 तो -3 इज इक्वल टू, चलो अब यहां पर भी डालो -1 तो a * -1 का होल स्क्वायर इज 1, 1 + 2 इज 3। अब जरा चेक करो -1 + 1 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो देखो डायरेक्टली a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आपके पास -1 आ गया। अब अगर मैं इसको 0 रखता भी हूं तो देखो बात नहीं बन रही है, क्यों, चेक करो जरा ध्यान से देखो, x स्क्वायर = -2 और ये तो कुछ इस तरह का आ जाएगा √-। और ये बात तो हमें पता है कि भाई रूट के अंदर नेगेटिव साइन तो एक नॉन रियल क्वांटिटी है जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। 11th क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो वो चीज है। तो यहाँ इससे तो कोई हमारा मतलब ही नहीं है, मतलब हमें और बची दोनों वैल्यूज निकालने के लिए अपनी तरफ से ही x की कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जैसे हमने सेकंड टाइप में किया था। तो फिर कौन सी वैल्यू ले, फिर मैंने आपसे क्या कहा था, आसान वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। चलो 0 ले लेते हैं, 1 भी ले सकते हैं, वैसे लेना पड़ेगा 1 भी क्योंकि दो वैल्यूज निकालनी है अभी। तो चलो x में 0 डालते हैं, तो 0 हो गया, तो यहाँ आ गया -1 इज इक्वल टू a, ये 0 हो गया +2 तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस b * 0 इज 0 तो c बचेगा और 0 + 1 इज 1, तो ये जाएगा -1 इज इक्वल टू 2a + c। a का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, a का वैल्यू निकाल चुका हूँ, डायरेक्ट डालो उसके अंदर, तो ये रहेगा -2 + c, ये -1 + 2 इज इक्वल टू c, और c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू आ गया 1, दो वैल्यूज को आ गए। चलिए तीसरी वैल्यू 1 ही डाल लेते हैं, सबसे आसान वैल्यू 1 ही बची है हमारे पास। तो 2 * 1 = 2 -1 इज 1 तो 1 आ गया इज इक्वल टू a, ठीक है। नाउ 1 का स्क्वायर इज 1 + 2 इज 3, फिर प्लस bx का, x का वैल्यू तो 1 डाल रहे हैं तो ये b + c आ जाएगा, b + c और 1 + 1 इज 2। यहां से दो वैल्यू निकाल चुके हैं, a भी निकाल चुके हैं, c भी निकाल चुके हैं। चलो डालते हैं, तो पहले प्रॉपर्ली लिख लें जरा, तो 1 = 3a + 2b और प्लस का 2c, तो 1 = 3 * a का वैल्यू -1 है और c का वैल्यू चेक करो 1 है, तो यहां से b निकल आएगा वैसे आराम से, ठीक है, c का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो हो गया 1 = -3 + 2b और +2, ये जो कितना आ गया -3 + 2 इज -1, -1 इधर आके हो गया +1, ठीक है। तो 2 = 2b और यहां से b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू आ गया 1। तीनों वैल्यू अपने पास मौजूद है, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, बस अपने यहां वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट करना है। चलिए इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं, 2x - 1 अपॉन x + 1 और x स्क्वायर + 2 dx इज इक्वल टू a is -1 इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन x + 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx + c, b is 1 तो 1x हो गया प्लस c, c is again 1 अपॉन x स्क्वायर + 2 dx। अब वैसे ही मैं पहले इसको सेपरेट करूंगा, तो जरा पहले इसको मैं इस तरह से लिख लूं, ठीक है, बाद में करूंगा इंटीग्रेट एक साथ।
प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और dx और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। अब मैं क्या करता हूं, इसको मानता हूं I1, इसको मानता हूं I2 और इसको मानता हूं I3। तीनों को अलग अलग मानने का फायदा अभी आपको दिख जाएगा। चलिए सबसे पहले I1 सॉल्व करते हैं। तो कितना है इंटीग्रेशन, ये है -1 अपॉन x प्लस 1 dx। तो यहाँ तो कोई लॉजिक है ही नहीं, माइनस तो बाहर हो गया और 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस 1, फिर x प्लस 1 का डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव करके 1 आएगा, 1 से डिवाइड होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और प्लस का c1। तो ये तो एकदम इजीली आ गया। चलिए I2 करते हैं। तो I2 कितना है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर आप इंटीग्रेशन चैप्टर की नॉलेज रखते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन तक आ गए तो देखते ही आप पहचान सकते हो कि इसमें सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। कैसे, देखिए x स्क्वायर प्लस 2 को लेट करिए, तो लेट x स्क्वायर प्लस 2 बराबर t। x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x और 2 का हो जाएगा 0 और dx बराबर dt। जरा चेक करो x dx मैच कर रहा है, तो यहां से 2 हटाओ, तो x dx को क्या लिख सकते हो आप, dt अपॉन 2। ये सिंपल मैं क्या कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो I2 कितना हो गया, चेक करो, x dx का वैल्यू dt by 2 हो गया, तो dt by 2 लिख दिया, अपॉन इस पूरे को मैंने t माना हुआ है। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log t और प्लस c2। वापस अब इस t का वैल्यू पुट कीजिए, तो हाफ log t इज x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस का c2। ये लीजिए मेरा I2 भी बिल्कुल तैयार आ गया। अब I3 करना रह गया। अब I3 की बात करें तो I3 देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसके लिए मैं क्या करूं, उस 2 को लिख दूं √2 का होल स्क्वायर और dx। तो चेक करो फॉर्मूला लग रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। चलिए भाई लगाते हैं। तो I3 हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन √2, क्योंकि a का वैल्यू √2 है, tan इनवर्स x अपॉन √2 प्लस का c3। I1 आ गया, I2 आ गया, I3 आ गया। अब इसको लास्ट में सीखने का तरीका क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। भाई तीनों जो हमने I1 I2 I3 लिए थे उनके बीच में प्लस ही लग रहा है, मैंने प्लस ही लगा दिया। तो I इज इक्वल टू I1 आ गया log ऑफ x प्लस 1 प्लस c1 प्लस I2 का वैल्यू है 1/2 log x स्क्वायर प्लस 2 प्लस c2 प्लस I3 का वैल्यू है 1 अपॉन √2 tan इनवर्स x अपॉन √2 और प्लस c3। अभी c1 c2 c3 को प्लस c लिखना है, लेकिन उसके लिए स्टेप देखो कैसे लिखते हैं। तो I इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस 1, c1 मत लिखना, प्लस हाफ लॉग x स्क्वायर प्लस 2, c2 मत लिखना, प्लस 1/√2 tan इनवर्स x अपॉन √2 और लास्ट में लिख दोगे एक प्लस c, जिसमें इस c का वैल्यू है क्या, लिखोगे लास्ट में वेयर दिस c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। बहुत सारे c आ जाए तो लास्ट में एक प्लस c डाल दीजिए और लिख दीजिए ये जो c मैंने डाला है कांस्टेंट, ये एक्चुअल में वो सारे c जो मैंने ऊपर लिए हुए थे उन सब का सम है। बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। शानदार क्वेश्चन था, और करके दिखा दो। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अब डिनोमिनेटर अगर देखें तो फैक्टर है, पार्शियल तो लगेगा, और चेक करो x की पावर 2 है, x की पावर 2, ये भी कंफर्म होगा कि टाइप 3 का क्वेश्चन है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो पहला x का पावर 2 है तो ax प्लस b अपॉन लिखना पड़ेगा, और दूसरा भी x का पावर 2 है तो प्लस cx अपॉन d, मतलब a b c d 4 वैल्यूज तक जाएगा। इस क्वेश्चन में छोटा सा लॉजिक है। लॉजिक क्या, अगर आपको ऐसे x स्क्वायर ऊपर भी दिखाई दे, ध्यान से देखिएगा, ये लॉजिक आप तभी लगा सकते हो। एक्स स्क्वायर नीचे तो दिख गया, कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन वो एक्स स्क्वायर आपको न्यूमरेटर में भी दिखाई दे तो दो एक छोटा सा ट्विस्ट है हमारे पास। क्या, पहले तो इस क्वेश्चन को बिना इंटीग्रेशन और dx लगा कर लिखिए,
तभी इस लॉजिक को आप लगा सकते हो। देखो क्या, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, मैंने क्या किया, अपनी सहूलियत के लिए थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को टी लेट ले लिया, लेकिन याद रखना ये तभी टी लेट ले सकते हो जब ऊपर भी एक्स स्क्वायर हो, क्योंकि कोई डिफरेंशिएट तो करना नहीं है। तो ऐसा लिख दिया क्या, इसको चेक करो, ध्यान से देखिए। और अगर अब मैं ध्यान से देखूं कि डिनोमिनेटर में फैक्टर तो अभी भी है, लेकिन देखो टी की पावर कैसी हो गई, लीनियर, 1 पावर हो गई। तो ये तो टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया, बस ये लॉजिक आसान हो गया। क्योंकि अगर टाइप 1 में है तो ए अपॉन और बी अपॉन दो ही वैल्यू निकालनी होगी, लेकिन अगर मैंने इसका टाइप लॉजिक यूज किया होता क्वाड्रेटिक वाला, तो ax प्लस बी प्लस cx प्लस डी चार वैल्यूज निकालना होता। और ध्यान रखो, चार वैल्यूज निकालने का मतलब है क्वेश्चन काफी लेंथी, वही क्वेश्चन अब देखो दो वैल्यू से आंसर निकल जाएगा। लेकिन ये लॉजिक लगाने के लिए एक्स स्क्वायर वाले ऊपर भी एक्स स्क्वायर होना जरूरी था। किसी वजह से मान लो कि ऊपर एक्स स्क्वायर नहीं होता, तो मेरे पास कोई ट्रिक और लॉजिक नहीं था। ax प्लस बी अपॉन पहला फैक्टर प्लस cx प्लस डी अपॉन दूसरा फैक्टर, फिर वही एलसीएम लेना, a b c d चारों वैल्यूज को निकालना और एक लंबा सा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। अब अपने को तो पता ही है कि दोनों फैक्टर आपके लीनियर हैं, तो कैसे रखते हैं, टाइप 1 से a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। याद रखना है, टाइप का पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। टाइप अगर आपने पहचान लिया तो फिर तो क्वेश्चन होने में आपको दिक्कत आएगा ही नहीं, लेकिन अगर आपने टाइप नहीं पहचाना सही से तो काफी टाइम भी लगेगा, लेंथी हो जाएगा, और जितना क्वेश्चन लंबा होगा उतना गलती होने का चांस भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एलसीएम लेते हैं। तो t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2 और 2t प्लस 1 इज इक्वल टू, एलसीएम तो यही आएगा एज इट इज। अब तो बहुत बार हमने यही चीज कर लिया है। ठीक है, कितना आएगा ऊपर चेक करिए, a इंटू 2t प्लस 1 प्लस b इंटू t प्लस 2, हमेशा की तरह ये दोनों हमेशा करते हैं। बचा क्या, वो लिख दीजिए। तो t प्लस 1 इज इक्वल टू a 2t प्लस 1 प्लस b इंटू t प्लस 2। अब इस a और b का वैल्यू निकालना है, इसके लिए दोनों फैक्टर्स को एक एक करके जीरो रख के t का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर पहला फैक्टर में जीरो रखूं तो t प्लस 2 को जीरो रखने पर कितना आएगा, t इक्वल टू माइनस 2। तो पुट t इक्वल टू माइनस 2 कहां पर, एलएचएस और आरएचएस दोनों में। तो माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1। अब a इंटू 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4 प्लस 1 इज माइनस 3। अब देखो माइनस 2 प्लस 2 जीरो हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया आपके पास 1/3। चलिए दूसरे फैक्टर को रखिए इधर जीरो के ऊपर। तो 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू माइनस 1, t इज इक्वल टू माइनस का हाफ। चलिए t इक्वल टू माइनस हाफ दोनों साइड रखना पड़ेगा, ये लीजिए। तो माइनस हाफ प्लस 1 इस प्लस का हाफ इज इक्वल टू, अगर आप माइनस का हाफ रखोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 0, ये तो पूरा गया। तो b माइनस हाफ और प्लस का 2 कितना आ जाएगा, तो हाफ इज इक्वल टू b, ये आ जाएगा 2 एलसीएम। तो माइनस 1 और प्लस का 4, ये आ जाएगा आपके पास हाफ इज इक्वल टू b, और 4 माइनस 1 इज 3/2, ये 2 से 2 चला गया। तो b का वैल्यू कितना आया, 3 नीचे आ गया, 1/3। सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूं, कुछ खास नहीं। a और b दोनों वैल्यू आ चुका है, बस पुट करके इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इस a और b की वैल्यू को रखते हैं यहाँ पर। a की जगह मैंने रख दिया 1/3 और b की जगह क्या रख दिया मैंने, 1/3। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस t की जगह x स्क्वायर वापस मतलब इसको उठा के ऊपर रख दो। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा चेक करो, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 2x स्क्वायर प्लस 1, अब तो dx भी लग जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 और t क्या है आपका x स्क्वायर प्लस 2 dx प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x स्क्वायर और प्लस 1 dx। यही तो एग्जैक्ट चाहिए था, इसी का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब इस 1/3 को बाहर किया और इसको एक फॉर्मेट में डाला, कैसे, x स्क्वायर प्लस 2 को लिखा √2 का होल स्क्वायर और dx। यहाँ थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, 1/3 तो बाहर है ही है। सबसे पहले किसी भी तरह का लॉजिक लगाने के लिए इस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हटाना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे टर्म को सबसे पहले मैंने क्या किया,
2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर अगला स्टेप देखिए। अब यहाँ तो कुछ करने के लिए बचा ही नहीं, इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन में एक ही साथ करूंगा, इसलिए अभी सिर्फ इसको कॉपी कर रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन मैं नहीं कर रहा हूं। dx सही से इसको अरेंज कर लेते हैं। ये 2 बाहर कर दो तो ये प्लस का 1/6 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अब इस 2 को दोनों के नीचे अलग अलग कर दो तो x² प्लस फिर x² प्लस 1/2 और 1/2 को लिख दिया 1/√2 का होल स्क्वायर ऑफ dx। अब दोनों ही जो एक्सप्रेशन है उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा वाला? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx। एग्जाम में लिखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। चलिए दोनों में फॉर्मूला लगाते हैं वाला, तो 1/3 ये हो गया आपका 1/a तो 1/√2 tan इनवर्स x अपॉन a, तो tan इनवर्स x अपॉन √2 प्लस इसका जो c है वो एक साथ ही दोनों को इंटीग्रेशन करके c लगा देंगे और 1/6 ब्रैकेट में फिर 1/a तो 1/1/√2 तो √2 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a तो x अपॉन 1/√2 फिर √2 ऊपर चला जाएगा और प्लस का लास्ट में c, जो दोनों का इंटीग्रेशन हमने किया इसलिए था एक साथ, जिससे कि c1 c2 का झंझट ना पड़े, लास्ट में डायरेक्टली c लिखते हैं। अब इसको थोड़ा सा सही से रीअरेंज कर लेते हैं। 1/3√2 tan इनवर्स x अपॉन √2 और ये हो गया प्लस √2/6 tan इनवर्स √2x और प्लस का c। बस आ गया आपका फाइनल आंसर। लॉजिक एकदम क्लियर था। अच्छे से इन तीनों टाइप की प्रैक्टिस करना। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप तो वैसे आपका टाइप 3 है, क्योंकि इसमें ट्विस्ट काफी सारे आए थे जो मैंने भी बताया, लेकिन जैसे जैसे आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे फिर आपको इनसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आना चाहिए। मेरी तरफ से तीनों टाइप के परफेक्ट तरीके मैंने आपको सिखा दिए, आपको डाउट अब होना नहीं चाहिए। इस वीडियो को अच्छे से देखें, एक एक कंसेप्ट इसका सीखें और फिर अपनी एनसीईआरटी या आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उससे ट्राई करें। डाउट मेरे ख्याल से आपको आना नहीं चाहिए। एक एक चीज परफेक्टली सीखें। वीडियो अपना फिनिश करते हैं। गुड लक टू ऑल द स्टूडेंट्स।